Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 3.1 from NCERT Exemplar class 10th Mathematics. The name of the chapter is Pair of Linear Equations in Two Variables. In this exercise we are only going to cover MCQs from this chapter और MCQs करने से हमारे almost सारे concept एक topic के clear हो जाते हैं. तो start करते हैं first question से. Graphically, the pair of linear equation this and this represents two lines which are intersecting exactly at one point, coincident, intersecting exactly at 2 points, parallel lines. अब आप ये देखें, सबसे पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है कि जो लाइंस हैं वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं. 2 लाइंस 2 पॉइंट्स पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम? तो अगर आप 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वो मैक्सिमम सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है. तो ये तो पहले से ही गलत है. अब इसको चेक करने के लिए कि किस तरह की लाइन है तो हमें कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2. फर्स्टली फाइंड आउट a1 अपॉन a2, यू विल गेट 3/2. देन फाइंड आउट b1 अपॉन b2, यू विल गेट b1 अपॉन b2 हमारे पास आ जाएगा 3/1, right? This is also 3/1. a1 upon a2 is 3/1, b1 upon b2 is also 3/1 and c1 upon c2 is equal to 10/9 और 10/9 में कुछ भी कॉमन नहीं है. अब यहाँ पे देखें आप, ये -3/-1 था, माइनस से माइनस कट जाएगा. तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों की रेशो क्या हो रही है, सेम हो रही है. और जब ये दोनों की रेशोज सेम हो जाती हैं, व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स. दीज लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ द नेक्स्ट वन इज the pair of equation this and this have unique solution, exactly 2 solutions, infinitely many solutions, no solution. Again same method. First of all you have to find out a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2. अगर हम इसमें a1 अपॉन a2 निकालते हैं, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. हमारी इक्वेशंस जो हैं इसमें अगर आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 1 और b1 a2 कितना है -3. Now find out b1 upon b2. This is 2 upon -6, right? And c1 upon c2. c1 upon c2 we will get 5 upon 1. अब हमारे पास this is 2 1s are 2, 2 3s are 6. ये दोनों तो इक्वल हैं. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. अब अगेन व्हाट टाइप ऑफ लाइंस आर दीज आर पैरेलल लाइंस. और पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होती है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू वी हैव हेयर, नो सॉल्यूशन, राइट? ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन द लाइंस विल बी. कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग सॉल्यूशन. चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो हम उनको कौन सी लाइंस बोलते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स हैविंग नो सॉल्यूशन. यहाँ पे कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग सॉल्यूशन, राइट, हैविंग सॉल्यूशन. अब आप देखें यहाँ पे उन्होंने बोला है सॉल्यूशन कब होता है लाइंस का, जब वो पैरेलल लाइंस होती हैं तब तो सॉल्यूशन नहीं होता है. ऑलवेज कोइंसिडेंट, हमेशा कोइंसिडेंट होती हैं. ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, नो. ऑल ये दोनों कंडीशंस ठीक हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस. सी इज़ द करेक्ट आंसर. बट क्योंकि सी में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कवर हो रही हैं और कोइंसिडेंट भी. इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स हैविंग इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, हैविंग सॉल्यूशन, चाहे वो एक है चाहे वो बहुत सारे हैं. तो करेक्ट आंसर इज, ये नहीं कि आपने बस इसको देखा और इसको देखा, कोई भी एक आपको पहले दिख गया तो आपने इसको टिक कर दिया. देख ले क्या दोनों ऑप्शंस इकट्ठी तो नहीं दे रखी हैं. तो ये चेक करना, ये इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी होता है. द नेक्स्ट वन इज़ द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज़. अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में. एक लाइन उन्होंने दे रखी है y इज इक्वल टू 0. आपको पता y इज इक्वल टू 0 किस लाइन की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है x एक्सिस की.
और x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है वाई एक्सिस की. वट टाइप ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू -7? y इज इक्वल टू -7 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस. कौन सी लाइन्स की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू -7? अगर हम इस तरह से अपना ग्राफ बनाते हैं तो y इज इक्वल टू -7, 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा पॉइंट हमारे पास y इज इक्वल टू -7. और y इज इक्वल टू -7 से अगर आप कोई लाइन पास करती हुई निकालेंगे तो ये लाइन आएगी आपके पास y इज इक्वल टू -7 विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस. और ये है हमारे पास y इज इक्वल टू 0 की लाइन. y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस इट सेल्फ. अब देखो ये किस तरह की लाइन्स बन रही हैं. द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ वन सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? ये इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही है. इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नो, टू सॉल्यूशंस नो. Correct answer is D, having no solution because the lines are parallel lines and having no solution. Now question number 5. अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन हो गए 4th 5th, बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. The pair of equations x is equal to a and y is equal to b graphically represents the line which are. अब एक लाइन है x is equal to a, एक है y is equal to b. यहाँ पे दोनों ही y is equal to थी, है ना, तो ये पैरेलल लाइंस थी. अब x is equal to a, y is equal to b. अगर आप x is equal to a लाइन की बात करें तो ये किस तरह की लाइन होती है? ये लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस. और y is equal to b ये होती है पैरेलल टू x एक्सिस. अगर आप इस तरह से दो लाइंस बनाएंगे तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर जाएंगी? इंटरसेक्ट कर जाएंगी. देखें, अगर ये हमारे पास ग्राफ है, x इज इक्वल टू a मीन्स एनी रैंडम पॉइंट यू कैन टेक ऑन x एक्सिस. मान लो ये हमारा a है. y इज इक्वल टू b मीन्स y एक्सिस पे कोई पॉइंट है b. अब ये हमारे पास लाइन बनती है x इज इक्वल टू a और ये हमारे पास लाइन आती है y इज इक्वल टू b. अब आप देखें ये किस तरह की लाइंस हैं. ये दोनों लाइंस कौन सी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट होता है, फिर y का, a, b पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट b, a या इंटरसेक्टिंग एट a, b. अब अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से नहीं आता होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे. द आंसर विल बी a, b. फर्स्ट x देन y. पहले x की वैल्यू आएगी फिर y की वैल्यू आएगी. The next one is question number 6. For what value of k does the equation this and this equation is 3x minus y plus 8 is equal to 0, 6x minus ky is equal to minus 16 represents coincident lines. अब coincident lines कौन सी होती हैं? जहाँ तो कौन सी होती हैं? coincident lines होती हैं infinitely many solution. coincident lines means ओवरलैप, एक के ऊपर एक लाइन है, दैट आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस एंड हैविंग इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16. अब उन्होंने बोला ये कौन सी लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं? कोइंसिडेंट. अगर ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं तो कौन सी कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये कंडीशन हमें गिवन है. अब हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. 3/6 इज इक्वल टू -1/-k इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 8 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे 16 राइट हैंड साइड पे है. या तो दोनों को राइट पे रख लो या दोनों को लेफ्ट पे. तो आपके पास आ जाएगा 8/16. ये कट जाएगा आपके पास. अब आप 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें चाहे आप इन दोनों को सॉल्व करें, आपके पास k की वैल्यू सेम ही आएगी. क्या आ रही है k की वैल्यू आपके पास? k विल बी 2. क्रॉस मल्टीप्लाई देम ना. वी आर हैविंग 1/2 इज इक्वल टू 1/k. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k ऊपर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी. ओके, द नेक्स्ट वन इज if the line given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1, 5y plus 1 is equal to 0 are parallel lines. अब कौन सी लाइन्स दे रखी हैं हमें? पैरेलल लाइन्स. देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो अब फिर से हम वही कंडीशन बना लेते हैं. पहले तो हम a1, पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 कितना है? 3 और इधर कितना है? a2
2 इज इक्वल टू B1 2K और B2 5, C1। अब चाहे आप यहाँ से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है इसकी कांस्टेंट टर्म और इसकी राइट हैंड इसकी राइट हैंड साइड पे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों को एक साइड पे लेके जाना होगा। तो आप इसको लिख लोगे 2/-1। मैं -1 को भी राइट साइड पे ले गई। अब देखें, अब आप दिस इज़ नॉट इक्वल टू, अब इसमें से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की क्या वैल्यू होगी। तो हम इन दोनों से फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू। ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 इज इक्वल टू 4K। यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 15/4। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, आपको बताना है इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो इनफिनाइटली मैनी हैं। अब इनफिनाइटली मैनी का क्या केस होता है? अगेन वी आर हैविंग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट। अब A1 कितना है? C और A2 कितना है? 6। B1 इज़ -1 और B2 इज़ -2, C1 इज़ 2 एंड C2 इज़ 3। अब आपने C की वैल्यू निकालनी है। एक बार पहले इन दोनों को सॉल्व करें, आपके पास माइनस से माइनस कट गया और C की वैल्यू आपके पास आ गई 6/2, दैट इज़ 3। C इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यू विल गेट C/6 इज इक्वल टू 2/3। दिस इज C इज इक्वल टू 2 × 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 = 6। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब एक बार C की वैल्यू आ गई 3, एक बार C की वैल्यू आ गई 4। इसके केस में हमारे पास होना क्या चाहिए था? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के केस में हमारे पास K की एक वैल्यू आनी चाहिए, C की एक वैल्यू आनी चाहिए थी, दो सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करती। जब इन दोनों को लेते तो भी सेम आती, इन दोनों को लेते तो भी सेम आती, बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू डिफरेंट आ गई और यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आ गई। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू होती है हम वही वैल्यू ले सकते थे। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इट हैज़ नो सच वैल्यू। किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे, नो वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। वन इक्वेशन of the pair of dependent linear equation is this, the second equation you can find out। अब डिपेंडेंट इक्वेशंस कौन सी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की जब आप बात करते हैं, अगर आपको एक इक्वेशन दी है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो दूसरी इक्वेशन आएगी ना, वो इसके साथ की डिपेंडेंट इक्वेशन होगी। चाहे आप थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 3 से कर दें, चाहे 5 से कर दें। अब आप देखें, साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन अगर चेंज होंगे, नेगेटिव नंबर लोगे तो हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। इसलिए अब आप ध्यान से पिक करें कि इसमें से कौन सा आंसर बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे x नेगेटिव है और यहाँ पे x पॉजिटिव कर दिया, तो फर्स्ट तो है ही नहीं आंसर। सेकंड में फर्स्ट नेगेटिव है, ठीक है, सेकंड पॉजिटिव कर, सेकंड यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। थर्ड में फर्स्ट इज़ नेगेटिव, सेकंड इज़ पॉजिटिव, थर्ड इज़, यहाँ पे अगर आप इसको सही से लिखोगे तो इक्वेशन है 5x + 7y - 2 = 0। तो ये वाला साइन तो नेगेटिव होना चाहिए था, ये तो इन्होंने पॉजिटिव कर दिया है। तो हमारे पास आंसर करेक्ट कौन सा बन रहा है भाई? द करेक्ट आंसर इज़ दिस वन। यहाँ पे आपके पास है 10x - 14y - 2। येस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है? -2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसको सारी इक्वेशन को थ्रू आउट -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 10x - 14y - +4 = 0। और जब आप 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यू विल गेट 10x - 14y = -4। तो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट वन है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन x = 2, y = -3। देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हैं। एक तरीका है आप इन दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके सारे इक्वेशंस में चेक करके देखें किसको ये दोनों इक्वेशंस को दोनों वैल्यूज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। या फिर आप इनको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, एलिमिनेशन से, सब्सटीट्यूशन से, आप में किस में आंसर सही आता है।
तो चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -10 और दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। आपने x की जगह पे पुट करना है 2 और y की जगह पे पुट करना है -3। फर्स्ट इक्वेशन में 2 पुट किया और y की जगह पे -3, ये -1 है, दिस इज़ -1। तो इसमें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें देखें 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू -5, इसमें ये नहीं कर रहा है। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं इसी तरह से। दिस इज़ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -11। दिस इज़ 4x प्लस 10y इज इक्वल टू -22। पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3। 2 2 ज़ा 4 -5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू -11, ये तो सही है। अब इसमें पुट करते हैं। 4 2 ज़ा 8, दिस इज़ 33 इज इक्वल टू -22। क्या ये सही है? यस। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो हमारा आंसर कोई बच्चा बी में सेटिस्फाई करेगा तो बी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, बी हमारा ट्रू बन जाएगा। बट उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इनके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। कोई भी, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड इक्वेशन बन रही है। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो ऑन बोथ साइड तो यू विल गेट 4x प्लस 10y माइनस 22। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो अगर हम डी ऑप्शन लेते हैं, डी ऑप्शन है हमारे पास x माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 2, यहाँ पे y की जगह पे -3 प्लस 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब इधर करोगे तो 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 13, ये भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट बी। अगर कोई बच्चा बी में वैल्यू पुट करेगा इसमें सेटिस्फाई तो कर जाएगी, बट उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। द पेयर ऑफ इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक ही सॉल्यूशन ये हो, तो वो कौन सी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में तो जो ए को सेटिस्फाई करेगा वो दूसरे को करेगा ही करेगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b is the solution of the equation this and this, then the fine equation is, for this is question number 11th, x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4। a और b इसके सॉल्यूशंस हैं, तो a x की जगह पे a पुट कर दो, y की जगह पे b, और सेकंड में भी x की जगह पे a और y की जगह पे b। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। दिस इज़ 4, इनको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। 2a इज इक्वल टू 6, a विल बी 3। अगर आपके पास a 3 है तो किसी भी एक इक्वेशन में a पुट करो, सेकंड वाली में कर दो तो b कितना आ जाएगा आपके पास? 1, पॉजिटिव 1 और 3, a 3 b 1, c इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12th। Aruna has only ₹1 and ₹2 coins with her. If the total number of coins that she has is ₹50 and the amount of money with her is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins are how many? देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन। उसके पास ₹1 के कॉइन्स हैं, हम लेट कर लेते हैं। उसके पास ₹1 के x कॉइन्स हैं और ₹2 के उसके पास y कॉइन्स हैं। तो टोटल उसके पास कितने कॉइन्स हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। और इन कॉइन्स से अमाउंट कितनी बन रही है? बेटा देखो 1 रुपये के तो जितने भी कॉइन्स हैं, अगर 10 कॉइन्स हैं तो 10 रुपीज़, 20 कॉइन्स हैं तो 20 रुपीज़, तो x कॉइन्स हैं तो x रुपीज़, और y रुपीज़ के 2 रुपीज़ के y कॉइन्स हैं, तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? 2y, दैट इज़ इक्वल टू 75। ये नंबर ऑफ कॉइन्स की इक्वेशन है और ये किसकी इक्वेशन है? अमाउंट की इक्वेशन है, राइट। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, माइनस माइनस और माइनस। ये हमारे पास x से x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -y। 75 माइनस 15 दैट इज़ 25, -25। y की वैल्यू कितनी आ गई? -25। और x भी कितना आ जाएगा? 25।
क्योंकि टोटल 50 कॉइन्स है. अगर y 25 है तो x भी 25, राइट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13. Okay, let's do the last question of this exercise. Question number 13. We have the father's age is 6 times his son's age. 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. The present ages in years of the son and the father are respectively what? जब भी एज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम कौन सी एज लेट करते हैं? प्रेजेंट एज. लेट प्रेजेंट एज ऑफ son is equal to x and let present age of father is equal to y. अब उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट इक्वेशन देखो, फुल स्टॉप तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई. द फादर्स एज इज़ मतलब y इज़ 6 टाइम्स द एज ऑफ सन 6x. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. Second equation is 4 years hence. Hence means 4 years later. After 4 years, पहले तो हम दोनों की एज निकाल लेते हैं. दोनों की एज क्या क्या आ जाएगी? सन्स एज x + 4 और फादर्स एज दैट विल बी y + 4. अब क्या बोला है उन्होंने? द एज ऑफ फादर विल बी की जगह पे इज इक्वल टू आएगा y + 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन x + 4. यहाँ से आ जाएगा y + 4 इज इक्वल टू 4x + 4 4 = 16. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4x - y. 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज़ +12 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे y की वैल्यू 6x पुट कर दे. 4x - 6x plus 12 is equal to 0. This is x. 6x. 4x - 6x is -2x plus 12 is equal to 0. -2x is equal to -12. x will be 6. x किसकी एज है? सन की एज है. और सन की एज हमारे पास कितनी आ गई? 6 years, राइट. अब फादर की एज, सन्स प्रेजेंट एज, सन है 6 ईयर का और फादर दैट इज़ 6 टाइम्स हिज सन्स एज, दैट इज़ 6 × 6 दैट इज़ 36 years. फादर्स एज विल बी 36 years. होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू.